कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हरियाणा पीआरटी का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसका सीडीपी का आज पेपर देखेंगे हम लोग और टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग के पीआरटी के वैकेंसी में बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा, क्योंकि इसमें से लगभग क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। देखिए दोस्तों, निगेटिव पूछा है, अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जी, बिल्कुल सही है। जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रेरकों पर निर्भर करती है जी, ये भी सही है। ये प्रेरकों पर निर्भर करती है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है जी, बिल्कुल। देखिए परिपक्वता, जब तक हम किसी भी चीज़ को सीखेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आएगी कैसे। तो इसका मतलब ये अभ्यास पर निर्भर करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया जी नहीं, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। बिना सीखे बिना अभ्यास किए किसी के अंदर परिपक्वता नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही सही होगा, क्योंकि ये निगेटिव दिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर घ सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी के पोषण हेतु एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, किस हिसाब से रखना चाहिए। पुरस्कार केंद्रित जी नहीं, कभी भी विद्यार्थियों को पुरस्कार केंद्रित नहीं रखना। हाँ, समय समय पे पुनर्बना देना वो अलग बात है, लेकिन पुरस्कार केंद्रित उन्हें नहीं रखना। कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य केंद्रित जी नहीं, कार्य केंद्रित। ऑप्शन नंबर घ इसका भी सही होगा, कार्य केंद्रित। सृजनशीलता है कार्य केंद्रित। जब तक वो कार्य नहीं करेगा, जब तक वो क्रिएटिविटी नहीं करेगा, उसमें उसका पोषण कहाँ से आएगा। तो वो किसी भी कार्य को करेगा तभी तो जानेगा। तो इसका आंसर घ सही होगा, कार्य केंद्रित। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल पे इसका फुल वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए, ये किसी भी वैकेंसी में, सीटेड में, केवीएस में, सब में ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पूछता है। तो आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इस गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार जी, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन नंबर क सही है। क्यों? वो कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहता है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ना कि कठोर होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसको हम सुधार सके, जिसमें कुछ सुझाव दे सके। मान लीजिए कठोर पाठ्यक्रम है जिसमें कोई भी सुधार नहीं हो तो क्या फ़ायदा। तो एनसीईआरटी ज़्यादा बल देता है इस पर। फिर अगला ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को जी नहीं, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को जी नहीं, भौतिक एवं संसाधनों को जी नहीं। तो ये का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, इसका मतलब हम किससे किससे निरीक्षण करते हैं और इसमें से किससे नहीं करते हैं। तो संग्रहण जी, बिल्कुल। हम संग्रहण जब कोई चीज़ करते हैं तो उससे निरीक्षण ही करते हैं ना, कि हम संग्रहण करके पहले से, मान लीजिए आप लोग को पीआरटी की वैकेंसी तैयार कर रहे हैं आप लोग हरियाणा में, तो उसके लिए आप लोग बुक लाएंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और भी जो इधर उधर से मिलेगा नॉलेज उसको लेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे, कोचिंग सेंटर जाएंगे। तो मतलब आप संग्रहण करेंगे, उससे आप लोग का निरीक्षण होगा। और देखिए उत्पादन, जब किसी चीज़ को हम लोग उत्पादन करेंगे शिक्षा के लिए, प्रैक्टिस सेट, किताब, कोचिंग, यूट्यूब, तब तो हम उसका निरीक्षण कर पाएंगे। ध्यान से भी हम निरीक्षण कर लेंगे जी। तैयारी से हम कोई निरीक्षणात्मक अधिगम नहीं कर सकते हैं। तो यही सही होगा, और निगेटिव का भाई निगेटिव, तो यानी ऑप्शन नंबर ख सही होगा। बाकी ये इस हिसाब से ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया है एक, क्या है? सबसे पहले तो जान लीजिए, डिस्ग्राफिया एक अधिगम अक्षमता है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, चाहे सीटेड हो, चाहे भी किसी भी टेट का वैकेंसी हो, टीचर वैकेंसी में सबसे ये अधिगम अक्षमता 1 नंबर तो पूछता है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया
और भी ऐसे कई सारे हैं जो हमारे चैनल पे इसका फुल वीडियो पड़ा हुआ है अधिगम क्षमता वाला। आप लोग जाके देख लीजिएगा, एग्जाम में 1 नंबर तो आएगा ही आएगा, ये श्योर है। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित, देखिए सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए। ग्राफ, ग्राफिया, ग्राफिया से ग्राफ। अब ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं, तो मतलब ये लेखन संबंधी अक्षमता है। तो डिस्ग्राफिया है एक, इसका आंसर होगा लेखन संबंधी अक्षमता। ये पठन संबंधी डिसलेक्सिया हो जाएगा, एक गणितीय संबंधी डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का क्या है, तो बताइए आप लोग। अशाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण, जी नहीं। शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण, जी नहीं। अशाब्दिक समूह परीक्षण, जी नहीं। शाब्दिक समूह परीक्षण, जी। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था में 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है। देखिए सबसे पहले तो इनके बारे में पूरा डिटेल जान लीजिए आप लोग। इन्होंने 8 विकास की 8 अवस्था बताई है। एरिक्सन जो है ये विकास की 8 अवस्था बताई हैं, और इनको आप लोग पूरा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा जब तक इनकी विकास की अवस्थाएं नहीं पढ़ेंगे, और किस अवस्था में क्या क्या होता है वो नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग एरिक्सन को। तो 6 से 12 वर्ष की आयु में क्या संबंधित है, क्वेश्चन कहने का मतलब है एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत द्वारा कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है। तो इसमें संबंधित है परिश्रम बनाम हीनता, यही आपका नंबर सही हो जाएगा। आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तब फिर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। देखिए दोस्तों ये नहीं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत सारा आप लोग का नंबर गलत करके चला जाता है। तो नहीं को नहीं भाई साहब को बिल्कुल नज़र में रखिएगा। तो देखिए निगेटिव पूछा है, इसका मतलब निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। तो बूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। तो देखिए क्रियात्मक अवस्था बूनर ने दिया था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था बूनर, संकेतात्मक अवस्था बूनर। क्रियात्मक मतलब बच्चे क्रिया करके सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं। प्रतिबिंब मतलब चित्र के माध्यम से सीखते हैं। संकेत मतलब सिंबल के माध्यम से सीखते हैं। तो एक्रिलिक बूनर ने नहीं दिया था, एक्रिलिक अवस्था, तो यही सही होगा निगेटिव का भाई, निगेटिव। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अधिगम कर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर और कौन सी विभिन्नताओं की द्योतक है। मतलब अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली के अंतर कौन सी विभिन्नताओं का उनके अंदर समाहित उपलब्धि के अभिरुचि के आधार पर कौन सी अधिगम द्योतक है। मतलब तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यक्तिक भिन्नता। देखिए उपलब्धि के आधार पे या फिर अभिरुचि के आधार पे सबकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई किसी को किसी चीज़ में अभिरुचि होती है, किसी कोई कुछ उपलब्धि करना चाहता है, तो सबके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो 9 का ग सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। देखिए निगेटिव पूछा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, तो आप लोग खुद इसमें कॉमन सा आंसर है, आप लोग बता देंगे नींद। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग देखते होंगे कि उस जन्म सोता बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है, तो नींद तो जन्मजात है। भूख, भूख भी जन्मजात है, जब बच्चे को भूख लगता है तो रोता है, तो यानी भूख जन्मजात है। दर्द परिहार, जी छोटा बच्चा है अगर जन्म लेता है उसको चोट लगती है तो तभी रोता है, तो उसको दर्द यानी होता है। उपलब्धि, जी नहीं। उपलब्धि जब तक हम किसी चीज़ को कुछ करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें उपलब्धि नहीं मिलने वाला है। तो यही है जो हमारा जन्मजात नहीं है। और निगेटिव का भाई, निगेटिव, निगेटिव आंसर पूछा है तो घ नंबर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की। देखिए जहाँ भी देखिए वाइगोस्की भाई साहब को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वाइगोस्की साहब हैं। सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए दोस्तों मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वाइगोस्की ने कौन सा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष मतलब जैसे
उनसे बच्चे से अधिक जानने वाला। जैसे कि स्टूडेंट टीचर, तो स्टूडेंट से टीचर अधिक जानेगा, बच्चे से उसके माता पिता अधिक जानेंगे। तो वही है, बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। मतलब उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो देखिए, अगर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो संभावित स्तर तक ही पढ़ा रहे हैं हम। ये नहीं कर रहे हैं कि आप लोग का 150 नंबर का अगर पेपर है तो आप लोग 150 नंबर ही निकाल लेंगे। एक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक संभावित मार्क्स तक ही पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप 150 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 100 120 आ रहा है, तो एक संभावित सीमा तक पहुंच रहे हैं। तो यानी अपने से दक्ष व्यक्ति से अगर वो सहायता से पूरा काम को कर सकता है तो एक संभावित विकास के स्तर तक ही कर सकता है। ठीक है, तो क नंबर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। देखिए अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए किस तरह क्वेश्चन घुमा के पूछता है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का है, क्या है? मानसिक मंदता, जी नहीं। दृष्टि दोष, जी नहीं। चलन अक्षमता, जी नहीं। अधिगम अक्षमता है, हम आप लोग को उस क्वेश्चन में बताए हैं। तो डिस्ग्राफिया एक अधिगम अक्षमता। कौन सी अधिगम अक्षमता? लेखन संबंधी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षक की एक विधि है? स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षक की एक विधि है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, PECS। अब इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो 13 नंबर का क सही होगा। और ये ब्रेल लिप, लुइस ब्रेल का आप लोग नाम छुपा है, जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। टेलर फिल्म, ये भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, मोस्टली मैथ्स लगाने के लिए। तो इसका आंसर क सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, पियाजे ने का क्या कहा है? मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था मतलब छोटे बच्चे की प्रवृत्ति जिसमें वह एक परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और पहलुओं की उपेक्षा करता है, पियाजे ने इसको क्या कहा है? तो बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर पियाजे ने केंद्रीकरण दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए छोटा बच्चा होता तो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता है। अगर मान लीजिए उसको दीवार से चोट लगे, उसके मम्मी पापा दीवार पे मारे, तो केवल वो एक चीज़ को समझ पाया कि हाँ दीवार से हमें चोट लगा और हम उसको मार दिए हैं, लेकिन वो चीज़ों को समझ नहीं पाया कि उसको चोट कहाँ से लगा। तो बच्चे का जो मानसिक है वो दीवार पे केंद्रित है, तो इसका आंसर केंद्रीकरण होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? बच्चों के सृजनात्मक का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर होगा मानसिक। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चों का मानसिक विकास नहीं होगा, उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास या शारीरिक विकास कोई मायने नहीं रखता। तो यानी सृजनात्मकता में मानसिक विकास का होना बहुत ही जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? देखिए दोस्तों निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव ही होगा। तो इसका आंसर होगा साक्षात्कार। मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। बाकी हम लोग सबसे मनोविश्लेषण कर सकते हैं, मुक्त साहचर्य से कर सकते हैं, शब्द साहचर्य से करते हैं, स्वप्न से भी हम लोग इमेजिंग करके सीखते हैं, शब्दों के समूह से सीखते हैं, मुक्त साहचर्य से सीखते हैं, खुले में पढ़ना कितने लोग को पसंद होगा, अकेले पढ़ना पसंद होता है, किसी के बंधन में ना रह के पसंद होता है। तो ये साक्षात्कार ही मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो निगेटिव का आंसर निगेटिव। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखना ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये समझना जरूरी नहीं कि देखिए सत्य नहीं असत्य होगा दोस्तों, ये गलत हो गया है, सत्य नहीं असत्य होगा। ये समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। देखिए पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये असत्य गलत पूछा, निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। तो देखिए ये समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। देखिए नहीं गलत दिया है, देखिए निगेटिव दिया है ना, निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। क्यों? सबको समझना चाहिए, सब बच्चा अद्वितीय, सब बच्चा निराला है, सब बच्चा अपने में परफेक्ट है। किसी भी बच्चे को हमको हतोत्साहित नहीं करना है, सबको प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, सब बच्चे अद्वितीय हैं। तो ये नहीं दिया है तो नहीं का भाई नहीं।
और आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, जी बिल्कुल सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, जी बिल्कुल सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, जी सही है। विकास जैसे कि पहले अनुक्रमिक प्रक्रिया, जैसे पहले शस्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो एक क्रमिक प्रक्रिया है ना। तो सब सही है, पहला ऑप्शन सही गलत है, तो इस क्वेश्चन का असत्य पूछा है, तो असत्य का भाई असत्य, यानी ऑप्शन नंबर क सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन क्यों करते हैं आप लोग? सबसे पहले आप ही लोग बताइए। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप कहाँ तक नंबर गेन कर पा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका पेपर 150 नंबर का है, तो आप 120 नंबर पासिंग है, तो आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, इसलिए मूल्यांकन करते हैं ना, कि आप जो तैयारी कर रहे हो किस हद तक पहुँची है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही होगा। उत्पादक जीवन जीने के लिए किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करके, जी पहला ऑप्शन ही सही होगा। एक उत्पादक जीवन जीने के लिए आप लोग भी तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर आप लोग मूल्यांकन करेंगे तो यही ना करेंगे कि हम किस हद तक अपना पढ़ाई पूरा कर चुके हैं, किस हद तक हम अपने आप को पुष्टि पोषण प्रदान कर चुके हैं, किस हद तक हम संतुष्ट हैं, किस सीमा तक हमारी तैयारी हो पाई है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शेपिंग की संकल्पना दी गई है। देखिए सबसे पहले तो शेपिंग का मतलब समझ लीजिए, आकृतिकृत, आकृतिकृत कृत, जैसे शेप मीन्स आकार होता है ना, तो आकृतिकृत की संकल्पना कौन दिया है? क्वेश्चन पूछने का मतलब है शेप की संकल्पना कौन दिया है, शेपिंग की। तो बताइए आप लोग कौन दिया है इसका? शेपिंग की संकल्पना स्किनर जी ने दिया है। पूरा थ्योरी आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप लोग समझ में आएंगे। जितने भी हैं मनोवैज्ञानिक, सबको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पॉला, स्किनर, थॉर्नडाइक, सबको, तभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, किस कार्य में बताइए? गृह कार्य के आधार पर, जी नहीं। एक अध्यापक, मान लीजिए आप टीचर बन जाते हैं, आप अपनी कक्षा में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और वो अलग अलग राज्य से बच्चे एक ही कक्षा में बैठे, तो आप किस तरह से पहचानेंगे उनके गृह कार्य से? जी नहीं। गृह कार्य तो सबका एक ही तरह से होता है। मान लीजिए किसी को आप अल्फ़ाबेट लिखने के लिए दिए हैं A to Z, तो A to Z गृह कार्य करके लाएगा, तो उससे पहचान मिलेगा व्यक्ति, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता? नहीं। बुद्धि के आधार पर, जी नहीं। आँख के संपर्क के आधार पर, जी नहीं। भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो उसके भाषा से ही उस व्यक्ति को पहचानते हैं कि किधर का व्यक्ति है, किस तरह से बोल रहा है। तो भाषा के आधार एवं अभिव्यक्ति के आधार पे व्यक्तिगत भिन्नता को पहचाना जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है, का मतलब है, का अर्थ है। मतलब देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीखता हुआ। अपने पे ये क्वेश्चन लीजिए, जैसे कि आप हैं, आप चलते हैं तो आप उड़ नहीं सकते, आप आकाश में ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते, पक्षियों की जगह नहीं लग सकते। तो ये क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता है? क्यों उल्लू उड़ तैर नहीं सकता, क्यों मछली उड़ नहीं सकती? तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। देखिए सभी मनुष्य, पशु, पक्षी पे एक जैविक सीमा होती है, उस जैविक सीमा के आगे कोई जा नहीं सकता, इसलिए मनुष्य उड़ नहीं सकता और मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैर नहीं सकता, तो जैविक सीमाओं के कारण। तो ऑप्शन नंबर क सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण, ये शिक्षण है दोस्तों, शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। देखिए निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, जीते, ये तो सही है, और हमको निगेटिव ढूंढना है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है, जी बिल्कुल सही है। देखिए औपचारिक शिक्षा हमें स्कूल में मिलता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होता है वो पहले बच्चा अपने घर परिवार आस पास पड़ोस से सीखता है, माता पिता से सीखता है। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण दोनों होती है, तो ये भी तो सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है,
शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला है। जी बिल्कुल सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी, हम पढ़ते समय इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसको मनोरंजक नहीं बनाएंगे तो हमें शिक्षण करना अच्छा नहीं लगेगा। तो शिक्षण कला के साथ साथ, सॉरी, विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सही है। शिक्षण एक अन्वेषण है। जी यही नहीं सही है, और निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा नहीं महसूस करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रलक्षित होता है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों को, इसका आंसर होगा ख, विस्थापन। इसका आंसर ख होगा, विस्थापन। अब आप लोग को फॉर एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर का व्यक्ति है, तो वो ऑफिस गया एकदम सूट बूट लगा के, बिल्कुल फ्रेश मूड से, और ऑफिस में जाते ही उसके बॉस उसको खूब जोर से फटकार लगाते हैं। तो वहाँ पे तो वो चुपचाप सुन लेता है, एक भी बात का जवाब नहीं देता है। लेकिन जैसे घर आता है तो उसका बच्चा पापा पापा करते दौड़ेगा तो 2 थप्पड़ उसको जड़ देगा। यानी अपने गुस्से का वो विस्थापन कर रहा है। उसकी बीबी आई गिलास के पहले गिलास को छीन के पटक देगा, तो अपने गुस्से को विस्थापन कर रहा है, वो अपना मूड फ्रेश कर रहा है। ऑफिस में तो उसका कुछ नहीं चला, लेकिन अपने बीवी बच्चों पे वो गुस्से को निकाल रहा है, यानी विस्थापन कर रहा है। तो ख नंबर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? देखिए निगेटिव पूछा है ना, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, चिंतन के विषय में कौन सा कथन गलत है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। देखिए पहला ही गलत होगा, पहला ही ऑप्शन इस हिसाब से सही है। और देखिए गलत है, असंबंधित। चिंतन और भाषा एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ना कि असंबंधित है। तो गलत पूछा है, तो गलत का भाई गलत, यानी ऑप्शन क सही है। और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। जी बिल्कुल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है चिंतन एक प्रकार का सूचना प्रकरण है। देखिए जब तक हम लोग चिंतन नहीं करेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, हम योजना नहीं बनाएंगे, प्रकरण नहीं बनाएंगे, तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो चिंतन एक प्रकार का सूचना प्रकरण है। जी बिल्कुल सही है। चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। जब आप कुछ बात को चिंतन करते हैं किसी चीज़ को लेके, तो आपके माइंड में वो प्रतिमा सेट होते जाती है, वो फिगर सेट होते जाता है, और भाषा प्रयुक्त होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ चिंतन कर लिए, फिगर सेट हो गया, अब आप अपने भाषा को अपने चिंतन को किस तरह व्यक्त करेंगे? भाषा के माध्यम से। तो चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। तो ये का नंबर ऑप्शन सही होगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RTE अधिनियम 2009, इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आप लोग को बहुत काम करेगा। 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं 40 घंटे, जी नहीं 42 घंटे, जी नहीं 48 घंटे, जी नहीं 45 घंटे। इसमें इनको प्रिपरेशन करने का भी उसी 45 घंटे में ही इनका समय है। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो गिलफोर्ड जी के द्वारा बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं है? देखिए निगेटिव पूछा है, नहीं है, तो नहीं का भाई नहीं ही होगा। अब देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं है? प्रायोजन, जी बिल्कुल प्रायोजन तो है। समस्या समाधान, जी बिल्कुल है। सहकारी, बिल्कुल है। व्याख्यान नहीं है, ये अधिगमकर्ता केंद्रित नहीं है, ये अध्यापक केंद्रित है। व्याख्यान जैसे हम आप लोग को लेक्चर दे के पढ़ा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो ये अध्यापक केंद्रित है, ना कि अधिगमकर्ता केंद्रित। तो इसका आंसर ख नंबर सही होगा, व्याख्यान, ख नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव पूछा है, तो यानी निगेटिव का भाई निगेटिव में ही आंसर इसका जाएगा। तो निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? विभिन्नता का सिद्धांत, जी बिल्कुल है विभिन्नता का सिद्धांत। अंतर संबंधों का सिद्धांत, जो विकास का सिद्धांत है। दिशा का सिद्धांत, देखिए विकास बहुदिशीय है। जैसे कि आप लोग ये नाम सुना होगा, सर से पांव तक का विकास या कमर से हाथ पैरों का विकास। तो ये विकास बहुदिशीय। अंतर संबंध, जैसे कि
हमारा मानसिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास सब एक अंतर संबंधित होता है। विभिन्नताओं का विकास, जी बिल्कुल, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई किसी की आँख बड़ी होती है, किसी की आँख छोटी होती है, तो सब में विभिन्नता पाई जाती है। पृथक्करण का सिद्धांत यही नहीं है, तो विकास के सिद्धांत ये पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, तो निगेटिव का निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर क सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से दूर रखा जाता। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये किस चीज का उदाहरण है? कहने का क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि राजू पहले खरगोश से डरता था, उससे दूरी बनाए रखता था। धीरे धीरे वो खरगोश से उसको लगाव होने लगा और वो खरगोश के पास अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा। और एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने गोद में रख के खरगोश को खेलने लगता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन उदाहरण। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेंगे 2 बार, तो आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? भौगोलिक कारक, जी बिल्कुल प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई बच्चा दूर दृष्टि क्षेत्र में है, जहाँ पे उसको पूरे पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, पिछड़े वर्ग से है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति खराब है, तो उसके विकास को प्रभावित करेगा। ये भी सही है। पौष्टिक वातावरण, जी बिल्कुल, अगर उस बच्चे को पौष्टिक वातावरण, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जी बिल्कुल, अगर हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सही से काम नहीं करेगी तो विकास प्रभावित होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी इनमें से सभी। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करना बनता है, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।